नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। सबकी नज़र जन सुराज पर टिकी हुई है। अभी मैं एक सर्वे कर रहा हूं, रैंडम सर्वे, हर विधानसभा में जाकर, और हर जगह पर जन सुराज की उपस्थिति देखी जा रही है। मतलब जन सुराज का लोग नाम ले रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन है। तो जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी मेरे साथ हैं। आपका तो असर दिख रहा है उदय बाबू हर जगह। नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आपका भाई, आपने अभी कहा कि सबकी नज़र जन सुराज की तरफ, तो नज़रें भरना है, कोई नज़र नहीं लगा रहा है। कोई नज़र नहीं लगा दे, बस इतने ही पे ध्यान रखना है। नहीं, रैंडम सर्वे हम लोग कर रहे हैं, तो हर विधानसभा में जा रहे हैं और लोगों को जहां मिल गए, बस स्टैंड पर, बाज़ार में, टेम्पू स्टैंड, नाव पर, ट्रेन में, बस में, तो हर जगह जन सुराज का नाम लोग ले रहे हैं। ये तो शुभ संकेत है आपके लिए? नहीं, हमारे लिए भी शुभ संकेत है, लेकिन इससे ज़्यादा ये संकेत है कि कोई भी, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जन सुराज ही करता है या प्रशांत जी ही करते। कोई भी अगर सही मुद्दा को उठाकर अपने आप को इस तरह से मेहनत करके दिखला सकता है, तो बिहार के लोग या हिंदुस्तान में अन्य राज्यों के भी लोग उसका नाम लेने लगेंगे। अब देखिए ना, पार्टी को बने हुए 1 वर्ष नहीं हुआ है, 2 अक्टूबर को होगा, आपको तो याद ही होगा, या 1 अक्टूबर को पूरा होगा। प्रशांत जी का मेहनत 2.5 साल का है, लेकिन 2.5 बरस राजनीति में, एक राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा समय नहीं होता है। हम लोग के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि उनको देख रहे हैं कि वो अपनी हड्डी गला रहा है, एक व्यक्ति इस तरह से काम कर रहा है। लेकिन अगर उसको अलग छोड़ दिया जाए तो आप देखिए कि कितनी, मैं समझता हूँ कि राजनेताओं में कितना आलसपन आ गया है कि जिस बदलाव को या जिस बात को हम लोग 1 वर्ष में करके दिखला रहे हैं, ये स्थापित पार्टियां जो हैं, इतना इनके पास सब तरह का संसाधन है, सब सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वो अपने लोगों से इस तरह संवाद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? तो ये एक राजनीति के लिए एक मोर देन दिस इलेक्शन, ये एक विषय होना चाहिए कि भाई आप लोगों से संपर्क छोड़ देते हैं। अभी कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं, आपने देखा होगा कि कुछ राज्य के मंत्री, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन उस कुछ राज्य के मंत्री को दौड़ा रहा है, कोई भगा रहा है, कोई कुछ बदतमीज़ी कर रहा है, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। लेकिन ये क्या दिखलाता है कि आपने संवादहीनता इतनी कर दी अपने समय में, लोगों से अपना नाता रिश्ता इतना तोड़ लिया कि अब आप उनके बीच जा रहे हैं तो आपको इस तरह का चीज़ों का सामना करना पड़ा। प्रत्युष भाई, मैं वैसे तो 1977 से पूर्णिया में हूँ, लेकिन खुद 1991 से हूँ, 2 बार सांसद रहा हूँ, लोगों ने आशीर्वाद दिया। सब काम मैंने सही किया होगा या सब लोग संतुष्ट होंगे, ऐसा तो कोई धरती पे आदमी पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है। लेकिन कभी भी मन में कभी संशय नहीं हुआ, और न कभी ऐसी कोई बात हुई है कि कहीं भी चले गए अनठिकानी तो कोई आदमी अपना गुस्सा इस तरह से जाहिर कर रहा हो। शिकायतें की हैं लोगों ने, इन्हें भेले उन्हें भेले, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी एक सम्मान, उसमें भी एक इज्जत। इस तरह का गुस्सा मैंने, ये अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, तो आपके लिए तो मौका है। नहीं, हम इसको मौका नहीं मानते हैं। हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। इसको क्या मौका है, इसको कि लोगों पे गुस्सा फूट जाए और उसको वो ये करते हैं। हम लोग इस तरह की राजनीति में सच में विश्वास, और मैं खास करके बिल्कुल नहीं विश्वास रखता। मैं तो चाहता हूं कि मैं अपनी बात सीधी तरह से लोगों से करूं। लोग हमारी बात को समझ रहे हैं। आपका रैंडम सर्वे जो भी है हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है, आपने ठीक कहा। हमारे लिए बहुत, हमको इससे बहुत संतोष मिलता है कि भाई मेहनत बेकार नहीं जा रहा है, मेहनत से लोग हमारी बात कर रहे हैं। अब ये थोड़ी कह देंगे आपके रैंडम सर्वे में कि हम फलाने को वोट देंगे या ढिमकाने को वोट देंगे। हमारी चर्चा कर रहे हैं। एक मैं टीवी इंटरव्यू में बैठा था दिल्ली में, तो वहाँ पे एक सीनियर एंकर ने ये कह दिया कि पहले बिहार में 2 दल थे, लेकिन अब हम मानते हैं कि 3 दल हैं। तो मैंने कहा भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। नहीं, मेरे रैंडम सर्वे में भी 3 ही दल का नाम लोग ले रहे हैं। एक तो महागठबंधन, मतलब आरजेडी महागठबंधन, हाँ, दूसरा एनडीए और तीसरा जनसुराज। ये बहुत बड़ी बात है। हम तीसरे दल के, हम एक तीसरे शक्ति के तरह उभर गए। अब कौन कितना शक्तिशाली है ये तो चुनाव में पता लग जाएगा, इसके लिए कोई बात नहीं।
लेकिन ये कम बड़ी बात नहीं है। आप याद कीजिए, और आप ऐसे पत्रकार हैं, आप ज़रूर आपको याद होगा, जब जनसुराज शुरू हुई थी और 2-3 महीने इसको हुए थे, तो लोग इसको हंसी में उड़ा देते थे, हाँ है वो चला जाएगा वो भाई। तो वो भी हम लोगों ने समय, 6 महीने पहले तक वही स्थिति थी, तो हम लोगों ने लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। तो हम लोगों ने झेला, उससे हम हतोत्साहित नहीं हुए। हमने अपने कार्य को और ताकत झोंका उसमें, और लगाया उसमें लोगों को, और आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि लोग हमारी चर्चा कर रहे नहीं, हैं। तीसरे दल के रूप में आपकी चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन जीत के लिए और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा समर्थन चाहिए, ये भी दिख रहा है। धन्यवाद। और आपकी बातों को ये मैं सुझाव मानता हूँ, और हम लोग ज़रूर करेंगे। हम लोग कभी भी अपने आप को इस स्थिति में नहीं पाएंगे, मानेंगे कि हम लोग कहीं पहुँच गए हैं। हम लोग पहुँच रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, और रोज़ाना ये हो रहा है। हम लोग रोज़ाना, देखिए हम लोगों को कैसे पता लगता है, जिस छवि के लोग अब हमारे पास आने लगे हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि वो राजनीति में थे, एक जिला से प्रतिष्ठित लोग जिनको राजनीति से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग दर्जनों के संख्या में रोज़ मुझसे मिलने आते हैं या प्रशांत जी से मिलने आते हैं कि साहब हम बहुत प्रभावित हैं जनसुराज से, हम इसमें योगदान करना चाहते हैं। सब टिकट वाले नहीं हैं, सब चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन वो खुद आकर के दूर से चल के आते हैं कि हम लोग आपसे बहुत प्रभावित हैं, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके लिए सहयोग करना चाहते हैं, बताइए कैसे सहयोग करें। नहीं, एक खास अंतर मैंने देखा कि पहले डॉक्टर, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर राजनीति से दूरी बनाकर रखते बिल्कुल। थे। अब वो राजनीति में आना चाहते हैं और जनसुराज को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ ये लग रहा है कि यहाँ एक स्पेस है उनके लिए, यहाँ एक जगह है जहाँ वैसे लोगों की भी कदर होगी। अब कोई डॉक्टर चला जाए एक बिल्कुल कन्वेंशनल राजनीतिक एटमॉस्फेयर में, जहाँ कोई किसी को धक्का मार रहा है, कोई किसी को अजीब तरह से बोल रहा है, वो वहाँ अपने कुछ सहज नहीं महसूस करते। तो कोई भी समाज का कोई भी अच्छा होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, वकील होगा, वो वहीं जाना चाहेगा जहाँ उसको एक सम्मान मिलेगा, जहाँ उसका कोई योगदान हो सकता है। वो योगदान देने आते हैं, आर्थिक नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो अपने बुद्धि का, अपने अनुभव का, वो कोई ना कोई सहयोग देना चाहते हैं आपके साथ। तो हमारे पास ये दर्जनों लोग रोज आ रहे हैं और हमें बहुत संतोष होता है, बहुत खुशी मिलती है। हम क्योंकि संकीर्ण निगाह से कि चुनाव है, चुनाव जीतना है, चुनाव है, चुनाव जीतना है, ऐसे नहीं देख रहे हैं। जनसुराज यहाँ एक व्यवस्था बनेगी, बन गई है, और वो हम उसको बना के इस कदर बनाएंगे, इस कदर बढ़ाएंगे। मंशा यही है और नियत भी यही है कि जनसुराज फिर लगे कि हाँ, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तौर पे, पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तौर पे बिहार में एक कोई संस्था है, एक कोई व्यवस्था है। हम वैसा चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, आप जनसुराज को लोग विकल्प के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जहां आरजेडी मजबूत है, जहां लगेगा कि आरजेडी को जनसुराज नहीं हरा सकता, महागठबंधन को जनसुराज नहीं हरा सकता, वहां जनसुराज को चाहते हुए भी लोग आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो मैं उनकी बाध्यता को समझता हूँ। अब आप खास तौर पे आप बोल नहीं रहे, तो मैं और ज़रा ये कर दूं कि जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, उनके मन में सबसे पहला जो एक भय बैठा हुआ है, और ये भय बैठाने में दोनों तरफ ने एक दूसरे की मदद की है। इधर से एनडीए वालों ने, खास करके बीजेपी वालों ने उनके लिए जो उनके साथ जो व्यवहार किया है, और उसका फ़ायदा उठाकर आरजेडी वालों ने और कांग्रेस वालों ने उनको डराया है कि देखो ये भूत खड़ा है। तो ये डर उनके दिमाग में बैठा हुआ है। तो जनसुराज अभी जो हम लोग जो अल्पसंख्यकों के बीच में जा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए वोट नहीं मांग रहे हैं अपने किसी आदमी को, या खुद चलिए और आप देखिए कि हम अल्पसंख्यकों से वोट नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भैया अपने मन से डर हटा दो। जब तक डर के मारे वोट दोगे, आपके साथ यही होगा जो हो रहा है। आप क्यों रो रहे हो, आप ये कर रहे हो। आप मन से डर हटा दो और स्वतंत्र रूप से अपना मत का प्रयोग करो। वो जनसुराज के लिए करो, किसी के लिए करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन डर के मारे नहीं, भय के मारे नहीं। भय मुक्त होकर एक बार वोट करके देखो क्या परिवर्तन होता है। हम तो उनसे ये कह रहे हैं, हम तो वोट नहीं मांग रहे हैं। नहीं, तो उनकी प्राथमिकता बीजेपी को आज भी हराना है। बिल्कुल। और वो मान रहे हैं कि बीजेपी को जहां हराने की स्थिति में जनसुराज आएगा वहां साथ देंगे, चाहे वो मुसलमान हो या इंडिया से नाराज लोग हों। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है।
कि हम ऐसे विकल्प बन गए हैं कि अगर उनको लगे कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं, बिल्कुल, तो वो हमें साथ दे देंगे। इसका मतलब दिल तो मिल गया ना हमारे साथ, बिल्कुल, उनका दिल तो हमारे साथ मिल गया, हमारी बातों में उनको यकीन तो हो गया, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता है कि बीजेपी किसी भी रंग रूप में बिहार में ना आ जाए या कहीं ना आ जाए। तो उनकी बातों को हम समझते हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी वही करते। भाई, हमारे जान माल की सुरक्षा का हमें डर है, हम कैसे जिएंगे हमें डर है। तो उस समय विकास वगैरह चीज़ें या बच्चों की पढ़ाई भी थोड़ा बैकसीट लेने लगती है। तो हमें तो उनके मन से ये भय निकालना है कि ऐसा नहीं है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, आप स्वतंत्र रूप से वोट दीजिए। लेकिन बीजेपी से ज्यादा डर उनको महागठबंधन से है, आरजेडी से है। अच्छा, महागठबंधन का ये डर है, ये एनडीए वालों को, हाँ, कि बिल्कुल, महागठबंधन ना आ जाए। बिल्कुल, जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, जो आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं, उनको डर है कि कहीं इस वजह से आरजेडी को फायदा ना मिल जाए। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। और ये इससे और स्पष्ट रूप से कैसे दिखेगा कि एनडीए वाले कहते हैं कि हम महागठबंधन के बी टीम हैं और महागठबंधन वाले कहते हैं कि हम एनडीए के बी टीम हैं। तो दोनों को ये डर लग रहा है कि हमारे वोटों की कहीं खिसकाई हुई, बिल्कुल, तो मरेंगे। तो इस तरह से वो लोग, मतलब वो एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। देखिए, उनकी सजी सजाई दुकान थी, उस दुकान के बगल में हमने और भी खूबसूरत दुकान खोल दिया है और उनसे अच्छा सामान उनसे सस्ते भाव में बेच रहे हैं, अगर इसको उस टर्म में लीजिएगा तो। अब दोनों को डर है कि मेरा सब ग्राहक तो वो लेके भागे जा रहा है। तो अपने ग्राहकों को रोकने के लिए वो तो वही कह रहे हैं कि ये लोग मार्केटिंग करना जानते हैं, ये व्यापारी हैं, रोजगार कारोबार करना जानते हैं, कारोबार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। कैसा कारोबार? देखिए, आप तो थोड़ा रिलैक्स होकर बात कर रहे हैं। आपने भी कई बारी फंडिंग के लिए पूछा मुझसे कि जन स्वराज की फंडिंग। आप खुद सोच के देखिए, प्रशांत किशोर जी कभी मंत्री रहे क्या, कभी मुख्यमंत्री रहे क्या? कहाँ से इनको पैसा आ जाएगा? मेरे लिए अगर सोचते हैं, ठीक है, मैं एक बहुत गरीब परिवार का नहीं हूँ, लेकिन एक पार्टी चलाने के लिए मेरे पास भी पैसा नहीं है ना कि एक पार्टी ही चला लूँगा मैं, और वो भी जन स्वराज के स्टाइल पर। तो हम लोगों को आखिर पैसे कहीं से आ रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, किसी बैंक में डाका तो नहीं डाल रहे हैं, किसी के सहयोग से ही कर रहे होंगे ना। बिल्कुल, तो सहयोग मिलता है, सहयोग क्यों दे रहे हैं लोग? कोई ईमानदार आदमी पार्टी बना ले, पार्टी चला ले, चुनाव लड़ ले, लड़ा ले, ये संभव तो है नहीं किसी स्थापित पार्टी के लिए। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आपको अब दोस्त मित्र मदद कर रहे होंगे। प्रशांत किशोर ने खुद बहुत कमाया है पैसा काम करके, रणनीतिकार के रूप में वो खर्चा कर रहे होंगे अपना पैसा, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप तो कोई मेरी नहीं लगा। कंपनी में जितने लोग काम करते हैं, और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता, जितने लोग काम करते हैं, छोटे से बड़े ने जन स्वराज में 10,000 से लेके 2-2 लाख रुपए तक दिए हैं। अपने सैलरी में से दिया है, अपनी मर्जी से दिया है, मेरे कोलीग्स के दोस्तों ने दिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने दिया है कि नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। कंपनी में कितने कर्मचारी हैं? होंगे 350-400 लोग होंगे। तो 350-400 लोगों ने अपने क्षमता के अनुसार अपने तनख्वाह में से, भाई, जो रोज सुबह शाम गिनता होगा कि कितना तनख्वाह कितना फीस। देखिए, एक अरबपति मुझे 1 करोड़ रुपया दे दे, ठीक है, 1 करोड़ रुपया है, लेकिन मेरे लिए, मेरे दिल को छूने वाला ये है कि एक एम्प्लॉई अपने सैलरी में से बचाकर मुझे 20,000 रुपये दे रहा है कि आप लोग बिहार बदलना है, काम करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में अपने ऑफिस में बैठा था, थोड़े दिन पहले नीचे से खबर आया कि सर 5-7 लोग आ गए हैं, वो ऊबर चलाते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा पता नहीं ऊबर वाले क्यों आ गए। वो आ गए कि सर हम लोग बिहार के हैं, 3,000 ऊबर वाले हैं, हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग 15 दिन पहले अपनी गाड़ियों को बंद करके हम लोग बिहार जाएंगे, न कि सिर्फ आपको वोट देंगे बट अपने गांव में, बल्कि अपने गांव में घूम के वोट दिलवाएंगे। अब हम गए थे ऊबर ड्राइवर कहने के लिए कि चलो मेरे साथ। लोगों के मन में ये अपने आप ये जागृत हो रही है कि भाई बिहार में कोई प्रयत्न कर रहा है, कोई प्रयास कर रहा है, उसको जैसे हो मदद करना है। तो यही तो आपकी चुनौती बढ़ जाती है कि ज़्यादा ही कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग जन स्वराज से। जो विदेश में है वो भी चाहते, लग रहा है उनको एक बदलाव हो सकता है, वो भी आगे आ रहे हैं। ये हमारी चुनौती नहीं है, क्योंकि
हमने जो कुछ कहा है बड़े स्पष्ट रूप से, बड़े ईमानदारी से कहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड पे हूँ, रिकॉर्ड तो कभी ख़त्म होता नहीं है। अगर बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया और ईश्वर ने साथ दिया तो श्रीकांत जी 1-2 साल भविष्य में जब हम लोगों की व्यवस्था में आप बिहार में ऐसे ही इंटरव्यू कर रहे होंगे तो खुश होकर कर रहे होंगे। आपको हर चीज़ में सुधार करके दिखाएंगे। हम लोग बिल्कुल मतलब एकाग्रता से सोचकर काम करेंगे और जो कह रहे हैं वो करके देंगे। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए, आप कितने आश्वस्त हैं कि पहले अटेम्प्ट में आप सरकार बना लेंगे? मैं काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं, मैं क्यों निराशावादी रहूं जब जहां जा रहा हूं गाड़ी निकलती है तो झंडा लेके लोग हाथ हिलाने लगते हैं, टाटा बाय बाय करने लगते हैं, हाथ मिलाने लगते हैं, दरवाजे के पीछे गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो मैं इसे भूल जाऊं कि नहीं हो रहा है, ये सपना है। वो तो किसी भी फिल्म स्टार आते हैं तो उनके भैया पीछे हम फिल्म स्टार हैं, जनता दीवानी दिखती है। हम लोग प्रशांत फिल्म किशोर स्टार तो हैं। ऐसे ही है ना। हम लोग फिल्म स्टार। अब प्रशांत किशोर जी हैं, ठीक है, उनकी सेलिब्रिटी तो आकर्षण है अलग ही। होगी, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए भी ये दिख रहा है लोगों में, एक जिज्ञासा दिख रही है लोगों में। एक ने मोटरसाइकिल चला रहा था, उसने पैर ऊपर के कहा कि हाथ से नहीं पैर से भी वोट देंगे। अब बताइए, पैर से कोई वोट देता है? लेकिन उसका मतलब उसका उत्साह ऐसा है कि मतलब वो कह नहीं पा रहा है कि हम कितना आपको कितना चाह रहे हैं, तो हाथ नहीं पैरों से वोट देवे। न मैंने देखा अपने रैंडम सर्वे में एक चीज़ कि जो लोग सरकार से नाराज हैं, जो लोग भ्रष्टाचार को लेकर नाराज हैं, वो कह रहे हैं ज़्यादा कि जनसुराज के नाम ले रहे हैं। नहीं ठीक है, इस बार जनसुराज को दे देंगे, इस बार जनसुराज के साथ देंगे, इस बार बदलाव चाहिए। श्रीकांत जी, एक होती है नाराज़गी की वोट, इससे नाराज़ हो गए उसको दे दिया, उससे नाराज़ हो गए उसको दे दिया। हम उससे थोड़ा इतर हो गए हैं। हम नाराज़गी की वोट तो लेंगे ही, वो तो मिलेगा ही, मिलता ही है। मुझे नहीं मिलता तो दूसरे वाले को मिलता, तो वो मुझे मिलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा हम नाराज़, खुश, संतुष्ट, असंतुष्ट सबकी वोट लेने वाले हैं, क्योंकि उसको एक नई उम्मीद दिखती है। देखिए, एनडीए से जो नाराज़ होते थे ना, वो महागठबंधन को दे देते थे कि अरे ओकरा से अच्छा है, और महागठबंधन से जो नाराज़ होते वो एनडीए को दे देते ओकरा से अच्छा है। ये नहीं चाहते थे, ये उम्मीद नहीं होती थी कि ये नया बिहारी बना के दे देगा। हमारे साथ इन लोगों को उम्मीद हो रही है कि यार ये तो इसका विजन अलग है, तो नया बिहार बना देगा मेरे लिए। तो हमारे पास सिर्फ नाराज वोटर नहीं आएगा, हमारे पास ऐसे संतुष्ट वोटर भी आएंगे जो अपने दल से बहुत असंतुष्ट ना भी हों, वो भी आएंगे, क्योंकि उनके लिए एक नई उम्मीद की तरह हम लोग आ रहे हैं। तो इसलिए जो लोग अभी हमें आंक रहे हैं, अच्छा है, मैं चाहता हूं कि नज़र ना लगे, जो लोग हमें आंक रहे हैं उससे कहीं अच्छी परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि जनसुराज करके दिखलाएगी। कहीं आपको सीट आ गया 25-50, तो कहीं आप सरकार बनने में सबसे बड़ा बाधा भी हो सकता है जनसुराज। आप तो किसी के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, उसमें मैंने कहा है, मैं दोहरा देता हूँ, जो आदरणीय रामविलास जी ने मेरी नज़र में भूल की थी। हाँ, चाबी लेके कि घूम रहे रिजिड थे। हो गए थे कि भाई मेरे पास चाबी है, लेकिन मैं चाबी नहीं दूंगा किसी को। हाँ बिल्कुल। और बिहार पे एक नई इलेक्शन तुरंत थोप दी गई। बिल्कुल। हम लोग ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, लेकिन प्रयास इसकी नहीं होगी। प्रयास होगी कि हमारे विचारों को लेकर हमारे एजेंडा पर आगे चलने के लिए कोई तैयार होता है तो उसको हम बाहर से समर्थन देने के लिए सोच सकते हैं। सरकार में तो जाने का प्रश्न ही नहीं है, बाहर से समर्थन देने की सोच सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उससे दो बात होगी, अगर वो हमारे कहे अनुसार काम कर रहा है तो हमें तो बिहार के तरक्की से मतलब है ना, हम करें आप करिए कोई करे। तो अगर वो लोग कर रहे होंगे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कुछ समय भी बीत जाएगा, इसलिए अगर फिर से चुनाव होना भी है तो वो तुरंत नहीं होगा कि भाई 2 महीना में 4 महीना में चुनाव हो गया। अगर साल भर वो व्यवस्था चले और उस साल भर में ये दिखलाए कि यार हम तो वही कर रहे हैं कि आप लोग भी रहते तो आप भी यही करते, और हमें अगर दिखेगा कि हाँ वो कर रहा है
चले ना आगे, हम तो क्यों? तेजस्वी यादव भी आपसे सहयोग मांग सकते हैं कि आप जैसे कहेंगे वैसे हम चलाएंगे, आप हमारा सहयोग करिए सरकार बनाने में, नहीं, तब क्या मैं करिए? इस बात को मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर शायद आप ये मान रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल ही अपनी बुद्धि बेच आए हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग बुद्धिमानी का फिर भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और तेजस्वी यादव जी अगर कहेंगे और प्लान बना कर देंगे, ये सब काल्पनिक है, वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे सुनेंगे तो कि कौन है ये जनसुराज वाले। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर उसको उतनी संख्या आ जाएगी कि वो हमारे बाहर के सपोर्ट से एक सरकार चला सकता है, और आपके हिसाब से चला सकता है, हमारे हिसाब से चला सकता है, कोई गलत काम नहीं करे, तो चलेगी व्यवस्था। हम बिहार की जनता पे ज़बरदस्ती अपने ईगो के लिए, रामविलास जी अपने ईगो के लिए ही चले गए थे ना कि दोबारा हम नहीं होने देंगे, हम फिर से चुनाव लड़ें। हमारे पास कोई ईगो नहीं भाई, बिहार की तरक्की होनी चाहिए, हमारी तरक्की। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रशांत हो किशोर तो जाएगी। कह रहे हैं कि 25 विधायक आए, 50 विधायक आए तो फ्री छोड़ देंगे। आप लोग ये क्या मतलब है फ्री देखिए, छोड़ने? आप लोग उनकी बातों को एकदम लिटरली ले लेते हैं, उसके संदर्भ को नहीं समझते, उसके आगे पीछे के प्रश्नों को नहीं समझते। उनको ये यकीन ही नहीं है। देखिए, मेहनत कौन कर रहा है मेरी पार्टी में? वो। हाँ, हम भी काम करते रहते हैं, 11 बजे ही जाते हैं यहाँ ऑफिस से, जो भी हो, वो उनकी वाली मेहनत तो कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल। उनको यकीन ही नहीं है भाई कि मुझे 15 सीट और 25 सीट और 40 सीट क्यों आएगा। वो तो कह चुके हैं आप लोगों के चैनल पर कि 170 से कम आएगा तो मैं उसको अपना हार मानूंगा। कह चुके हैं ना, वही आदमी कह चुका है ना। तो अगर एक तरफ आप लीगी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, पॉलिटिशियन नहीं है, तो रणनीतिकार है तो रणनीतिकार के बात मान लीजिए। वो कह रहा है कि मुझे 170 से कम आएगा तो मैं उसको हार मानूंगा। नहीं तो कई प्रेडिक्शन किए हाल में, वो सब गलत साबित हुए हैं। तो गलत तो इंसान है, गलत हो सकता है क्या वो? मतलब तो अगर उनकी बात इतनी सच होती तो हम लोग घर में अपना कान में तेल दे के सो जाते कि कह दिया भाई प्रशांत किशोर की 170 आएगा, चलो सुनते हैं। ऐसा तो नहीं है, दिन रात लगे हुए मेहनत कर रहे हैं। जून तक उम्मीदवार तय कर देना था, अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। उसमें बहुत कारण है, बहुत कारण है। जून तक उम्मीदवार तय कर देना था। मैंने आपको मैं किस पैमाने पर बताऊं कि जन स्वराज की बढ़ोतरी किस रफ्तार से हुई है। प्रशांत किशोर जी के यही सभाओं में 3000, 4000, 5000 आदमी आया करता था। आज 25,000, 30,000, 50,000 आदमी आता है। तो अगर वो लोगों की संख्या बढ़ी तो समाज में अच्छे लोगों की आकर्षण भी तो जनसुराज के प्रति बढ़ी, तभी वो सभा में लोगों की उपस्थिति होगी ना। अब लोग कहेंगे पैसा दे के लाते हो, तो भैया कौन पैसा उसको दे देता है? तो पूछ लो जा करके। तो ये सभा में कौन आ रहा है? किसके पास वक्त है कि एक आदमी को सुनने के लिए जा रहा है? किसी रैली में आप जाइएगा, आपका 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा बर्बाद होगा। तो ये कौन है ये 20,000, 50,000 लोग? ये वो लोग हैं समाज के जो चाहते हैं कि सुने, बदलें। तो उस समाज में अच्छे प्रभावी लोग हैं, वो भी तो दस्तक दे रहे होंगे हमारे पास। तो हमारे लिए अगर एक किसी क्षेत्र को मान लीजिए 5 लोग थे, 5 लोग में से हमको चुनना था। आप तो हर जगह, हर विधानसभा में 5 उम्मीदवार छोड़े हुए हैं, कैसे चुनेंगे एक उम्मीदवार? चुनेंगे ना, 4 खड़े हो जाएंगे विरोध में। चुनेंगे ना। अब सब सीक्रेट आपको बता देंगे तो दूसर का ले लेगा, तो हम क्या करेंगे? हम लोग चुनेंगे ना उस 5 में से। देखिए, चुन के लाएंगे तो ईमानदारी से अगर प्रशंसा योग्य होगा तो प्रशंसा कर दीजिएगा। हम लोग चुनेंगे, बड़ी महीनी से, बड़ी उससे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पता है, बिग बॉस के तर्ज पर चुन रहे हैं कैंडिडेट। आप टास्क दे रहे हैं, एक टास्क के बाद दूसरा टास्क, दूसरा के बाद तीसरा टास्क। कैंडिडेट परेशान है। कैंडिडेट तो परेशान है। तो कैंडिडेट परेशान नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ेगा? कैंडिडेट परेशान नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ेगा? उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी किसको हो रही है मैं बताता हूँ। परेशानी उसको हो रही है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तो जो हम लोग टास्क दे रहे हैं उसको करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। कुछ लोग तो हैं सहज रूप से कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं मेहनत उनको ज़्यादा लगती है, तो मेहनत है, खर्चा है, तो उनको हम लोग हाथ भी लगाते हैं। जब बहुत देखते हैं कि ये बहुत कमज़ोर है तो उसको थोड़ा सा सहारा भी देते हैं। किसी को ऐसा नहीं छोड़ा है कि एकदम वो बर्बाद हो जाए। लेकिन हाँ, टास्क दे रहे हैं। टास्क किस लिए दे रहे हैं? लोगों के बीच जाओ, पहचान बनाओ, लोगों से आवाज़ निकलवाओ कि श्रीकांत जी को ही मिलना चाहिए, श्रीकांत जी को ही मिलेगा। कौन ले, कहाँ से उदय सिंह ले लेगा वहाँ का टिकट? कोई हो उदय सिंह,
मिलेगा श्रीकांत जी को। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छी टिकट देंगे। आप प्रखंड लेवल पर सभा करने वाले हैं, उस सभा में बैलेट अच्छा, सब बॉक्स होगा, खबर आपको मिली है, चुनाव हमसे होगा, क्या पूछ रहे हैं वोट आप? डाला जाएगा, मतलब चुनाव जनसुराज में भी जनसुराजियों को लड़ना पड़ेगा। हाँ, उम्मीदवारी के लिए लड़ना पड़ेगा सर, नहीं लड़ना पड़ेगा। ऐसा हुआ है कभी देश में? नहीं सर, देश में किसी नहीं हुआ, पार्टी ने किया है? नहीं सर, कर ही नहीं सकती, हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि सबके पास बैगेज है, सबके पास बैगेज है। सम्राट चौधरी किसी को कह देंगे टिकट मिल जाएगा, दिलीप जायसवाल किसी को कह देंगे उसको टिकट मिल जाएगा, विजय चौधरी किसी को कह देंगे उसको टिकट मिल जाएगा, अमित शाह जी का फोन आ जाएगा कि फलना आदमी को टिकट मिल जाएगा। हमारे यहाँ तो कोई है नहीं, कोई किसी को फ़ोन नहीं कर सकता है। हम तो 100 बार कर चुके हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मेरी मजा लेके हम जिसको चाहेंगे उसको टिकट दे देंगे। नहीं होगा ऐसा, पहली बात तो हम करेंगे ही नहीं, और अगर करना चाहेंगे तो कोई ना कोई रोक देगा कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं, गलत काम करना। कभी नहीं हुआ है। लेकिन कैसे होता है अमेरिका में चुनाव? पहले डेमोक्रेटिक पार्टी अपने ही कैंडिडेट चुन लेती है, रिपब्लिकन अपना चुन लेता है, फिर दोनों की भिड़ंत हो जाती है। तो हमको क्या कर रहे हैं, उतने जोर से नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रयास वही है कि यार 5 कैंडिडेट हो तो हम लोगों को तो पता लगना चाहिए ना कि पांचों में से सबसे लोकप्रिय कौन हो, सबसे उपयुक्त कौन हो। तो कैसे पता लगाएंगे? लॉटरी तो करेंगे नहीं। तो जाओ यार क्षेत्र में घूमो, देखते हैं किसकी आवाज़ कितनी निकल के आती है। सच कह रहे हैं आप, देश में ऐसा नहीं हुआ है प्रयोग, क्योंकि देश में ऐसी कभी पार्टी नहीं थी, देश में कभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, और देश में इतना निस्वार्थ भाव से कोई काम करने वाला था ही नहीं। यहाँ प्रशांत किशोर जी को 2000 आदमी जरूर जानता होगा बिहार में, मेरे राजनीति में। हमको 5000 आदमी जानता होगा कि हम ज़्यादा दिन से हैं। तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई टिकटार्थी भी होंगे, कोई ना कोई ऐसे लोग भी होंगे जो कि कहते होंगे कि हम उदय सिंह को जानते हैं टिकट मिल जाएगा, जो कहते होंगे हम प्रशांत किशोर जी को जानते हैं टिकट मिल जाएगा। कौन आता है डरे? आज तक मेरे पास एक पैरवी नहीं आया, आपको यकीन है? हमारे पास पैरवी आता था, हम बीजेपी के मामूली, हम लोगों के पास तो बहुत आता है। आप लोगों के पास आता होगा। बीजेपी के सांसद के रूप में मेरे पास बीजेपी के टिकट के लिए सिफारिशें आती थी, पैरवी आती थी कि आप कह दीजिएगा तो मिल जाएगा। लेकिन आज मैं यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे पास तो कोई पैरवी नहीं आ रहा है, और टिकटार्थियों की लाइन लगी हुई है। ये भी नहीं कि टिकटार्थी नहीं है, टिकटार्थियों की लाइन लगी हुई है, लेकिन कोई नहीं आगे कह सकता है कि हमको दे दीजिएगा टिकट। अच्छा, कब तक टिकट फाइनल करेंगे बताइए? टिकट बहुत कुछ फाइनल हुआ है। अच्छा, भादों का महीना चल रहा है, जरा 22 तारीख को नवरात्र शुरू हो जाए, क्या पता 22 तारीख को एक सूची कर दें। मैंने ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम को नाम नहीं, नवरात्र तक पूरा कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे? नहीं ना, सब पूरा नहीं घोषित, कुछ सीट बचा के रखेंगे बाहर से आने वालों। हम लोग राजनीतिक दल है कि संतों की जमात है, आप तो हद करते हैं। मैंने सब टिकट में बांट देंगे पहले ही, तो 243। दूसरे मान लीजिए उधर से कोई हमको डॉक्टर मनमोहन सिंह मिल रहा हो, तो उसके लिए हम कहाँ से जगह बनाएंगे? बिल्कुल 10-20% सीट तो बचा के रखेंगे ना। वो परसेंट को छोड़िए, लेकिन कुछ तो रहेगा ना, कहीं तो रहेगा ना। हमको भी तो अच्छे लोगों की तलाश है। मतलब आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी किसी दल से बढ़िया उम्मीदवार आता है तो स्वागत है। आरजेडी, बीजेपी, जेडी, अब कहीं तो होगा ही वो। अगर अच्छा उम्मीदवार है तो घरे तो नहीं बैठल होगा, तो कोई ना कोई दल में होगा। बिल्कुल, क्या पता हम में होगा, क्या पता मुकेश सहनी जी के पास होगा, बिल्कुल, क्या पता कहीं होगा, बीजेपी में भी हो सकता है। ऐसे लोग आएंगे तो डिफ़ॉल्ट हमारा रिस्पॉन्स है कि नहीं, आपके लिए जगह नहीं है। लेकिन उस डिफ़ॉल्ट में भी एक अपवाद की तौर पे कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे हमको मिल जाएंगे तो उसको हम कह देंगे कि चले जाओ। लेकिन आपके जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं उनसे ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा संख्या में उम्मीदवार आने वाले हैं आपके पास। जैसे ही टिकट अनाउंस होगा, जैसे ही सीट शेयरिंग होगा, दूसरे दलों से भागेंगे बड़े बड़े नेता। प्रशांत किशोर जी ने, मैंने बार बार ये कहा है कि वो अपवाद होंगे, और वो अपवाद भी अपवाद की तौर पे ही इस्तेमाल हो रहे होंगे। अधिकांश लोग वो होंगे जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं और जनसुराज में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनमें से ही चुना जाएगा। जीत भी तो बहुत मायने रखती है उदय बाबू। जीत भी बहुत मायने रखती है, जीत ही बहुत मायने नहीं रखती है। जीत ही मायने रखती है? नहीं सर, हमारा मानना ये नहीं सर। हम व्यवस्था बदलने आए, हम सरकार बनाने नहीं आए। व्यवस्था कैसे बदलेंगे बिना जीत? नहीं सर, हम अगर कॉम्प्रोमाइज करके अपनी सरकार भी बना लेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? उससे नहीं फायदा होगा सर। नो सर, ये नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, अभी नीतीश कुमार धनाधन घोषणाएं कर रहे हैं और उन घोषणाओं का असर दिख रहा है ग्राउंड लेवल पर। जान लीजिए, फ्री बिजली
और जो 1100 रुपया कर दिया पेंशन, उसका असर है? श्रीकांत जी, हमसे ज़्यादा कौन खुश होगा, हमसे मतलब जन सुराज से ज़्यादा, कि बिहार के लोगों की भला हो जाए। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि 20 वर्ष का मुख्यमंत्री जन सुराज के आने के बाद चुनाव से 1.5 महीने पहले, जबकि लोग कहते हैं कि वो बहुत स्वस्थ नहीं है, उस अवस्था में भी ऐसी योजनाएं दे रहे हैं जिससे हमारी जनता में खुशी है। तो हम खुश हैं कि हम दुखी हैं? हम खुश हैं। तो चुनौती आपकी बढ़ेगी ना? हमारी क्या चुनौती बढ़ेगी? कहाँ से चुनौती जनता बढ़ेगी? खुश हो जाएगी नीतीश कुमार से तो तो फिर जनता खुश हो जाएगी तो हमको वोट नहीं देगी, लेकिन अगर जनता खुश हो गई तो हमारा तो काम ही हो गया भाई। तो जन सुराज की जरूरत क्या है? मुझे समझा दीजिए कि जन सुराज की क्या जरूरत है। आप जो मांग कर रहे हैं वो तो नीतीश कुमार पूरा कर दे रहे हैं। अब देख लीजिए। अच्छा, वो ऐसा करें, वो कमिटमेंट कर दें कि जन सुराज वाले बगल में बैठो, हमारी सरकार बनने दो, जो जो तुम लोग कहोगे वो हम करते रहेंगे, हम लोग इलेक्शन छोड़ देता है। हम लोग को ऐसा मतलब थोड़ा कि मेरी ही सरकार बने तो करेंगे। हम लोगों ने देख लिया कि ये जितने बनेंगे, जैसे ही बनेंगे, वो चोरी करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि जीविका सबको वेतन इनका मिल रहा है, सबको बढ़ा हुआ? आपके इंटरव्यू के लिए भेज दें 50 को, आज ही दिन में आई हुई थी कि नहीं मिल रहा है। इसलिए घोषणा करना एक बात है। देखिए, घोषणा का एक वो मजाक कर रहा था मैं, लेकिन घोषणा की बात सुन लीजिए। बिहार के पास पैसे हैं नहीं, आपने कोई पैसा कमाने का कोई अच्छा सोर्स तो ढूंढा नहीं। रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे, आपके मंत्री को बहुत ज़्यादा उसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है। आप खर्चा धड़ेले से किए जा रहा है। शायद आरबीआई अभी आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दे, आप कर्ज ले लें, आप बॉन्ड सीख गए हैं, कुछ बॉन्डो फ्लोट करके पैसा ले आइए, उतारेगा के? इसका क्या मतलब है? हम आपको मछली मार के रोज खिलाएंगे, आपको मछली मारना नहीं सिखाएंगे। आपके मुंह में अन्न डाल दे। मोदी जी ही कर रहा है। नहीं, आप भी तो वही कर रहे हैं। कैसे आप कर रहे हैं? परिवार लाभ कार्ड क्या है? आप 20,000 रुपए की गारंटी दे रहे हैं सबको। 20,000 रुपए गारंटी कैसे दे रहे हैं? उसको पढ़ तो लीजिए भाई। पहले तो 20,000 रुपए तक है। हाँ, 20,000 रुपया तक है। 20,000 रुपया नहीं लेकिन उसका है। डिटेल भी है। हाँ, उसका डिटेल भी है। कैसे कर रहा है? उसमें से 12,000 रुपए हम कह रहे हैं कि आपके लिए हम रोजगार का अवसर यहाँ पैदा करेंगे। आप कमाइए बैठ के यहाँ 12,000 रुपया, आपको पलायन करने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम तुमको 12,000 रुपये दे देंगे, हम कह रहे हैं हम सरकारी नौकरी दे देंगे। पढ़िए, उसको पढ़ लीजिए। हमने क्या किया है? विधवाओं को, विकलांगों को, उनका पेंशन 2,000 रुपये किया। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों को, क्योंकि उनको एक सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। और हमारा मानना है कि आज के युग में 2,000 रुपये मिनिमम है जिससे आप एक इज्जतदार जिंदगी जी सकते। आपके परिवार लाभ कार्ड के लिए मारामारी मची है उदय बाबू। लोगों को यही लग रहा है कि 20,000 रुपया का एटीएम कार्ड मिल गया, सरकार बनेगी और इसको डालेंगे, पैसा निकलेगा। श्रीकांत जी, आप ये गलत कह रहे हैं। हम लोग एक एक शिविर पर जहाँ कार्ड दे रहे हैं, न कि सिर्फ बड़े बड़े लिखे हैं, इंस्ट्रक्शन हमारे सभी वॉलंटियर्स को यही है कि भैया तक पे बहुत बल देना है, 20,000 रुपये तक है, और बता देना है पढ़ के, जो शिक्षित नहीं है उनको बता देना है कि कैसे मिलेगा। हमको कल की भी चिंता है ना। अगर हम ठग करके उसको समझा दें कि 20,000 रुपये का एटीएम है और दिसंबर के बाद, नवंबर के बाद सरकार बन जाएगी तो हमारा सिर फोड़ने आएगा, तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ, लोगों के दिमाग में यही है। नहीं, अब लोग अपना समझ रहे हैं तो वो समझें, लेकिन हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो कार्ड का फायदा क्या है? कार्ड का फायदा क्या? हमारी कमिटमेंट है, हम लिख के दे रहे हैं कि हम करेंगे। तो हर परिवार से एक आदमी को 12,000 नौकरी देंगे, आपकी गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है, देंगे। लेकिन बिहार के लोग समझते हैं कि 3 करोड़ लोगों को एक दिन में नौकरी, एक दिन में रोजगार नहीं क्रिएट कर देंगे, लेकिन उसका असर 1 महीने 2 महीने में शुरू हो जाएगा, यहाँ दिखने लगेगा। हम पंचायतों के स्तर पे इंडस्ट्री लगवाएंगे, इसकी व्यवस्था कर ली है। आपको नहीं मालूम है कि ये 2.5 साल में प्रशांत किशोर जी के यात्रा के दौरान हमने एक एक पंचायत को किस तरह से मैप करके रखा हुआ है। शायद बिहार सरकार के पास भी वो मैपिंग ना हो अपने पंचायतों की, जिस तरह हमारे पास मैपिंग है। हम लोग सीरियस हैं उस काम के लिए। हम लोग हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हम लोग हवाबाजी करके कहीं भागने वाले लोग नहीं हैं। और आपको एक चीज़ तो दिख रहा होगा
जन स्वराज से जुड़े हुए लोग, कम से कम ऊपर वाले जो लोग हैं, उसमें से शायद आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसको व्यक्तिगत कोई लाभ के लिए वो कुछ करना चाहता हो। हम लोगों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है। आप ही बताइए ना, आप मुझे इतने दिन जानते हैं, मेरा क्या व्यक्तिगत किस लाभ का मेरे पास इंसेंटिव होगा? प्रशांत किशोर जी को किस लाभ का इंसेंटिव होगा कि यार वो पद मिल जाएगा ना तो फलाने चीज हो जाएगी? अरे जो उनके पास है वो जला करके वो काम कर रहा है। मैं इस अवस्था में ये काम कर रहा हूँ, कुछ हासिल करने के लिए कर रहा हूँ कि मंत्री बन जाऊंगा, चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा और फलाना चीज बन विरोधी जाऊंगा। तो यही आरोप लगा रहे हैं कि उदय बाबू की पार्टी है और वो पार्टी बना के सत्ता पर काबिज होना उदय चाहते हैं। बाबू की पार्टी तो है ही है, यहाँ के 14 करोड़ लोगों की पार्टी है भाई। उदय बाबू की क्यों पार्टी? से बिल्कुल पार्टी है, बिल्कुल पार्टी। इसको ओनअप करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी ही नहीं, मेरे पूरे बिहारियों की पार्टी है ये। 14 करोड़ लोगों की पार्टी है। अभी आपको ऊबर वाला सुना है, वो दिल्ली में काम करता था, आप नहीं समझे मेरी बात को। 14 करोड़ लोगों की पार्टी है, सबकी पार्टी है। तेजस्वी यादव आपकी योग्यता पर, डिग्री पर भी सवाल उठा रहे हैं कि हमको कह रहे हैं कि 9वीं फेल है, वो तो 12वीं पास है। तो इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कब कहा है कि वो 9वीं फेल है तो खराब है? ये प्रशांत जी ने कब कह दिया है? कब कहा वो है? तो बोलते हैं कि 9वीं फेल है और उसको अरे सीएम बनाना भाई, चाहते तो हैं आप लालू सुन यादव। तो लो कि वो क्या कर लालू रहा है। यादव उसको सीएम बनाना तो चाहते आप हैं। तो बतवा तो सुन लो। अपने लोगों से क्या कह रहे हैं कि तुमने अपने बच्चे की शक्ल देख के कभी वोट का प्रयोग नहीं किया, तुमने जाति पर, धर्म पर, पार्टी पर, इन्हीं चीज़ों पर वोट दिया है, या ज़्यादा से ज़्यादा तुम 5 किलो राशन पर वोट दे आए हो, या मंदिर बनने के नाम पर वोट दे आए हो। अगर बाप हो तो बनो ना लालू जी के तरह। वो है बाप जो अपने 9वीं पास या 9वीं फेल बच्चे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब उस संदर्भ में अगर 9वीं का नाम आता है तो आप लोग चिढ़ जाते हैं कि हम लोग कह रहे हैं 9वीं फेल क्या, 2वीं पास भी बहुत अच्छा नेता बन सकता है, उसकी बुद्धिमत्ता बहुत हो सकती है। नहीं, तेजस्वी यादव की बात सुनकर भी नहीं लगता कि वो 9वीं फेल हैं या पास हैं। वो लगता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और आपकी बात सुनकर भी नहीं लगता है कि आप 12वीं पास तो हैं। मेरी अगर कहानी सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। मैं 12वीं पास करके फर्स्ट डिवीजन मिला, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पिताजी जीवित थे, उनकी इच्छा थी मैं लंदन में पढूं। कॉलेज में लंदन चला गया। लंदन गया और कुछ दिन में उनकी देहांत हो गई। मैं वापस आया, बहनों की शादी हो गई थी, एक बहन छोड़ के, माँ थी। और इतने दिन का जब साथ हो माता पिता का, तो एक चला जाए तो बड़ा ये हो जाता है। तो माता जी की हम लोगों को लगी कि हालत बहुत अच्छी नहीं है। और तो अब ये सब बोलने में ऑन रिकॉर्ड बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप लोग पूछ देते हैं तो बोलना तो पड़ेगा ही। तो हम लोगों ने सोचा कि माँ को तो समाज सेवा में हमेशा दिलचस्पी थी, इनको इनके टाइम को अच्छे तरह से यूटिलाइज करें, इनको राजनीति में भेजते हैं। कांग्रेस से कहा, उन टिकट दे दिया। माँ चुनाव लड़ी 77 में, हार गई। सब लोग हार गए तो वो हार गई। 80 में चुनाव हुआ, जीत गई। 84 में चुनाव हुआ, जीत गई। 91 में, और मैं उनके साथ 77 से, क्योंकि अकेला बड़े भाई जा नहीं सकते थे, सर्विस में थे, तो मैं उनके साथ था। वो मेरी एंट्री है राजनीति में। अगर वो नहीं घटनाक्रम, अब देखिए ना कब क्या हो जाता है, ईश्वर क्या करा देता है, वो शायद नहीं होता, मैं पूर्णिया नहीं जाता, मैं राजनीति में ना होता। लेकिन आपको कैसे कोई देख कर कहेगा, बातचीत आप जिस तरह से करते हैं पूरे देश दुनिया के बारे में, कोई कहेगा कि आप 12वीं पास हैं? मैं जब लोकसभा में था तो सारे सांसद इसी चिंता में रहते थे, क्या मैं वकील हूँ, क्या मैंने लॉ किया हुआ है। बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, तो कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन इसमें हाँ, अब कुछ लोग हैं डिग्री नहीं है लेकिन जैसे पढ़ाई बहुत हमारे- करते हैं लगता है। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। अब लोग कहेगा देखिए वो यशस्वी कह रहे हैं, ये बी टीम है। देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने फलाना चीज पास किया हुआ है, MA किया हुआ है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। भैया डिग्री नहीं दिखा रहे हो, पूरी दुनिया पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है, काहे के लिए इसमें छुपाना है? अपने एफिडेविट में सच बात लिख दो ना। मेरा एफिडेविट देख लीजिए, लिखा है हाईएस्ट फॉर्मल एजुकेशन 12th। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब सम्राट चौधरी जी के लिए आ रहा है कि अगर डॉक्टर हैं, कहीं से डॉक्टरेट किया हुआ है, उस पर प्रश्न चिन्ह है। अब उस पर मत पूछने लग जाइएगा, क्योंकि मैं उस पर बोलने वाला अभी नहीं हूँ। क्यों?
बोलूंगा जब बोलने का उनको समय छोड़ आएगा। दिया क्या सम्राट चौधरी को बरी हाँ, बरी कर दिया? क्या बरी कर देंगे ना, भले हम कौन है, कोर्ट हैं कि उनको आरोप तो पकड़े आप हुए थे। लगाते हैं, तो आरोप से बरी। आरोप लगाते हैं तो आरोप, हर चीज़ की एक प्राथमिकता है हमारे यहाँ, उस प्राथमिकता से चलने दीजिए हम लोगों को। गलत मत बोलिए, जनता के बीच में गलत बात मत बोलिए, जो है वो रख दीजिए, कहाँ इसमें दिक्कत। कहा जा रहा है कि सैकड़ों अधिकारियों का भी कुंडली आप लोग रखे हुए हैं और खोलने वाले हैं एक एक करके, वो कब खोलिएगा? कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था लोगों को बतलाने के लिए कि भाई हमारे टिकट की वितरण कहाँ तक पहुँची, लेकिन आप लोग तो मानते तो हैं नहीं। तो उस बीच में से एगो ने पूछ लिया कि मनीष वर्मा आपके लिए कह रहा है, तो मैं कान खड़ा हुआ, मैं कौन मनीष वर्मा, जो IAS में थे, तो उनकी कुंडली खोल दी कि उड़ीसा में कहाँ दाल चोरी में और फलना चीज़ में संलिप्त रहे हैं। तो कुंडलियाँ खुलवाइएगा, अगर ऐसा जरूरत पड़ जाएगा तो जित 100 नहीं हो तो ज़्यादा होगा। मतलब उसी का कुंडली खोलिएगा जो आवाज उठाएगा आपके खिलाफ? नहीं, इसके बात नहीं है, जो नज़र पे आ जाएगा, जो चढ़ जाएगा, कुछ ऐसा करेगा तो उसको खोलेंगे। तो ठीक है, बात है, इसमें कितना खोलेंगे। चले उदय बाबू, आपने बहुत बेबाकी के साथ सारे सवालों का जवाब दिया, इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे उदय सिंह जी को, जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डिग्री तो 12वीं पास का है, लेकिन बात करते हैं कि PhD करने वाला भी फेल हो जाए। देश दुनिया के बारे में जितनी इनको जानकारी है शायद ही किसी नेता को होगी। संसद में भी जब बोलते थे तो लोग ध्यान से सुनते थे और कहते थे कि ये वकील है या प्रोफेसर हैं या लेक्चरर हैं। तो आज सारे सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि ज्ञान अर्जित करने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अनुभव से भी बहुत कुछ लोग सीख लेते हैं और बिना डिग्री के भी आपसे ज़्यादा जानकार लोग हो सकते हैं। धन्यवाद।